साथियों, अभिवादन। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की श्रृंखला में बेनेडिक्टो क्रोचे का अध्ययन आज हम कर लेते हैं। वाणी का वरदान बना रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। बेनेडिक्टो क्रोचे 1866 से 1952। क्रोचे का जन्म इटली के प्रसिद्ध नगर नेपल्स में 1866 ईस्वी में हुआ था। संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण क्रोचे आर्थिक चिंता से मुक्त थे। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि जो समय जीविकोपार्जन में जाता वह साहित्यिक और दार्शनिक शोध में व्यतीत हुआ। 20वीं शताब्दी के दार्शनिकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा प्रवर्तित अभिव्यंजनावाद नामक साहित्य सिद्धांत आलोचना जगत में चर्चा का विषय रहा है। क्रोचे इटली की संसद के सदस्य और मंत्री भी थे। इस प्रकार उनके कार्य और अनुभव का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक रहा, जिसका प्रभाव उनकी चिंतन पद्धति पर परिलक्षित होता है। उनकी मृत्यु 1952 में हुई। अभिव्यंजनावाद क्रोचे की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है, जिसका विशद विवेचन एस्थेटिक नामक ग्रंथ में हुआ है। 1900 ईस्वी में नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने 3 भाषण दिए। उन्हीं का विस्तृत रूप ये ग्रंथ है, एस्थेटिक। इतालवी भाषा में लिखित इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1902 में हुआ। डगलस एंसले द्वारा प्रस्तुत इसका अंग्रेजी अनुवाद 1909 में प्रकाशित हुआ। एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। सामान्य पाठकों के काम का प्रथम भाग ही है। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग यूरोप में भी अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। स्वभावतः उसके हिंदी रूपांतर सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग और भी नवीन है। एस्थेटिक शब्द ग्रीक आइस्थेसिस आइस्थेटिक्रोस से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान। किंतु अब इसका प्रयोग सामान्य ज्ञान के लिए न होकर सौंदर्यात्मक ज्ञान के लिए होता है। इसी से एस्थेटिक का अनुवाद सौंदर्य शास्त्र में प्रचलित हुआ है। आधुनिक अर्थ में एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टन अलेक्जेंडर गोटलिब बाउमगार्टन 1714 से लेकर 1762 ईस्वी ने किया। बाउमगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का प्रथम उद्भावक तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस शास्त्र से संबद्ध विषयों पर विवेचन बहुत प्राचीन युग से होता आया है, परंतु आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टन को ही माना जाता है। कांट और हेगल ने बाउमगार्टन से इस शब्द को ग्रहण कर इसे बहुत लोकप्रिय बनाया और अब यह संपूर्ण पश्चिमी जगत में प्रचलित है। सौंदर्य शास्त्र को सौंदर्य दर्शन भी कहते हैं, जिसमें दर्शन शब्द सिद्धांत का वाचक है। सौंदर्य दर्शन अर्थात सौंदर्य सिद्धांत। सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख विचारणीय प्रश्न हैं: सौंदर्य क्या है? सौंदर्य आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ? सौंदर्य का जीवन में क्या स्थान है? अन्य मूल्यों जैसे सत्य एवं शिव से उसका क्या संबंध है? किसी कलाकृति में सौंदर्य कैसे आकार ग्रहण करता है? उसके क्या साधन हैं, क्या नियम हैं, आदि आदि। जिन प्रश्नों का ऊपर उल्लेख है, उन पर कई दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। दृष्टि भेद से, शास्त्र भेद से भी हो जाता है। जैसे गुलाब के फूल के क्या गुण हैं, यह आयुर्विज्ञान का विषय है। गुलाब के अनुकूल मिट्टी, पानी, खाद आदि का विचार कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। वनस्पति विज्ञान गुलाब के फूल का विच्छेदन कर उसकी संरचना पर प्रकाश डालता है, लेकिन जब बिहारी कहते हैं कि पंखुरी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए, तो यह काव्य शास्त्र की सीमा में आ जाता है। सौंदर्य मुख्यतः 2 शास्त्रों दर्शन और मनोविज्ञान का विवेच्य है। दर्शन में उसके तत्व की मीमांसा होती है और मनोविज्ञान में उसके सृजन और आस्वादन की। उदाहरणार्थ, सौंदर्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर दर्शन देगा, किंतु सौंदर्य अनुभूति कैसे होती है, इसका उत्तर मनोविज्ञान देगा। दर्शन की 2 अत्यंत भिन्न धाराएं हैं,
आत्मवादी और भौतिकवादी, जिन्हें पर्याय भेद से क्रमशः प्रत्ययवादी और जड़वादी भी कहते हैं। दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सौंदर्य का विवेचन किया है। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है, अतः उनके समग्र सौंदर्य विवेचन में आत्मवाद प्रतिष्ठित है। क्रोचे के अनुसार आत्मा की 4 मूलभूत किंतु परस्पर भिन्न क्रियाएं हैं। इनमें 2 सिद्धांतिक अर्थात ज्ञान की क्रियाएं हैं और 2 व्यवहारिक अर्थात इच्छा की। सैद्धांतिक अर्थात ज्ञान की क्रियाओं के 2 भेद हैं, अंतःप्रज्ञात्मक और तर्कात्मक, इंट्यूटिव एंड लॉजिकल। व्यवहारिक अर्थात इच्छा की क्रियाओं के भी 2 भेद हैं, आर्थिक और नैतिक। इनमें अंतःप्रज्ञात्मक क्रिया ही प्रस्तुत उपयोगी है, क्योंकि वही क्रोचे के कला विवेचन की आधारभूमि प्रस्तुत करती है। अंतःप्रज्ञात्मक तथा तर्कात्मक ज्ञान का अंतर दिखाते हुए क्रोचे कहते हैं, ज्ञान के 2 रूप हैं, अंतःप्रज्ञात्मक या तर्कात्मक। कल्पना के द्वारा प्राप्त ज्ञान या बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान, व्यक्ति का ज्ञान अथवा सामान्य का ज्ञान, पृथक पृथक वस्तुओं का ज्ञान या उनमें विद्यमान संबंधों का ज्ञान, बिंबों का उत्पादन ज्ञान या संप्रत्तियों का उत्पादक ज्ञान। लॉजिकल को पर्याय भेद से बौद्धिक या संप्रत्यात्मक भी कहते हैं। ज्ञान के उपयुक्त दोनों प्रकारों के स्पष्ट पार्थक्य यूं हैं, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान और तर्कात्मक ज्ञान। जो अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान है उसके अंतर्गत कल्पना के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, व्यक्ति का इंडिविजुअल का जो ज्ञान है, पृथक पृथक वस्तुओं का जो ज्ञान है और बिंबों का उत्पादक ज्ञान। तर्कात्मक में बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान, सामान्य का ज्ञान, वस्तुओं के संबंधों का ज्ञान, संप्रत्तियों का उत्पादक ज्ञान। अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन। क्रोचे की कला विषयक धारणा की आधारशिला है अंतःप्रज्ञा। इंट्यूशन और अभिव्यंजना एक्सप्रेशन का नित्य संबंध, इसलिए इनकी व्याख्या अपेक्षित है। अंग्रेजी के इंट्यूशन शब्द के लिए हिंदी में कोई सर्वमान्य और सटीक पर्याय नहीं है। स्वप्रकाश ज्ञान, सहज ज्ञान, सहजानुभूति, अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध, अंतःप्रज्ञा आदि अनेक शब्द प्रयोग में आते हैं, अतः किसी भी शब्द में अर्थ की स्थिरता और परिशुद्धता नहीं आ पाई है। सच्ची बात यह है कि इंट्यूशन के अंतर्निहित अर्थ की ठीक ठीक अभिव्यक्ति इनमें से किसी शब्द के द्वारा नहीं हो पाती। कोई एक ही शब्द प्रस्तुत होने लगे तो कुछ दिनों में वह इंट्यूशन का सटीक रूपांतर बन जाएगा। हमने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत अंतःप्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है, किंतु वस्तु की सत्ता का ज्ञान प्रमाण से होता है। प्रमाण मुख्यतः 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। पंच ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है, किंतु सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। रात के घने अंधेरे में जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो दूर टिमटिमाती रोशनी देखकर हम सोचते हैं कि वहाँ कोई बस्ती या मकान होना चाहिए। ये ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है। इसी तरह कहीं उठता हुआ धुआं देखकर हम अनुमान करते हैं कि वहाँ आग अवश्य होगी। तात्पर्य यह है कि पूर्व प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान अनुमान से होता है। आप्त विश्वास योग्य व्यक्ति का कथन शब्द प्रमाण है। यदि विश्वास योग्य व्यक्ति कोई कथन कहेगा तो उसके शब्द प्रमाण है। हमने हिमालय की गौरीशंकर चोटी नहीं देखी, पर जिन्होंने उसे देखा है उसके कथन पर विश्वास कर हम गौरीशंकर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे ज्ञान के ये 3 प्रमुख साधन या प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहलाता है। इसी तरह अनुमान प्रमाण से प्राप्त ज्ञान अनुमान, अनुमिति
और शब्द अर्थात आप्त प्रमाण से प्राप्त ज्ञान शब्द कहलाता है। संक्षेप में प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान है, अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान है, शब्द आप्त वचन से प्राप्त ज्ञान है। वैज्ञानिक की दृष्टि से में प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वीकार्य है, किंतु दार्शनिक की रुचि केवल दृश्य जगत तक ही सीमित नहीं है। वह परम तत्व या चरम सत्य की खोज करते करते अदृश्य में विचरण करने लगता है। दृश्य को मेटाफिजिक्स इसलिए कहते हैं, मेटा मतलब परे, फिजिक अर्थात प्रकृति से परे। तात्पर्य यह है कि स्थूल दृश्यमान जगत के परे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार दृश्यमान जगत के परे अर्थात अदृश्य जगत में ही होता है। आत्मा परमात्मा जैसे निगूढ़ और सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से संभव है, न अनुमान से, न शब्द से, तब उनका ज्ञान हो कैसे? दार्शनिकों का उत्तर है कि अंतःप्रज्ञा से। अंतःप्रज्ञा ही वह साधन है जिसके आलोक में अदृश्य भी दिखाई देने लगता है, अव्यक्त भी व्यक्त बन जाता है, अरूप भी रूप ग्रहण कर लेता है। ये एक प्रकार की आत्मिक अनुभूति है जो सहसा स्फुरित हो उठती है। यह अनुभूति सो अहम मैं वह हूँ, तत्त्वमसि ही तुम वह हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। आदि उपनिषद वाक्यों में अथवा मोह को कहाँ ढूंढते बंदे में तो तेरे वास में आदि संतवाणियों में प्रकट हुई है। योगी को ईश्वर का साक्षात्कार अंतःप्रज्ञा से ही होता है। कवि की अंतःप्रज्ञा ही काव्य में रूपायित होती है। कलाकार की कला भी अंतःप्रज्ञा की ही अभिव्यक्ति है। अतः दार्शनिक, योगी, कवि, कलाकार अपनी आत्मिक अनुभूति के आधार पर अंतःप्रज्ञा की सत्ता उद्घोष करते हैं, किंतु वैज्ञानिक अंतःप्रज्ञा को कौन कहे, शब्द प्रमाण को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि में वे ही तथ्य या तत्व स्वीकार्य है जो प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा समर्थित हैं। विज्ञान के अनुसार विकास के प्रभाव में चेतना का सर्वश्रेष्ठ विकास है बुद्धि। इसलिए वैज्ञानिक की दृष्टि में बुद्धि द्वारा नियंत्रित आचार विचार ही आदर्श जीवन के परिचायक या लक्ष्य हैं। अंतःप्रज्ञा के द्वारा ऊपर निर्भर करना तो अवास्तविक कल्पना लोक में विचरण करना है। मनोविज्ञान का कहना है कि अंतःप्रज्ञा के काम की वस्तु नहीं है, क्योंकि वह केवल लोकप्रिय शब्द है, वैज्ञानिक नहीं। इस वैज्ञानिकता के विरोध में श्री अरविंद जैसे दार्शनिक योगी का कहना है, अंतःप्रज्ञा या आध्यात्मिक अनुभूति कल्पना का विकास नहीं है, बल्कि वह उतना ही विश्वसनीय तथा संदेश रहित ज्ञान है जितना प्रत्यक्ष। यही नहीं, वह प्रत्यक्ष की अपेक्षा कहीं अधिक सत्य और सबल है। कौन कहते हैं? श्री अरविंद कह रहे हैं। उनके अनुसार अंतःप्रज्ञा की प्रकृति और विशेषताएं निम्न है। अंतःप्रज्ञा अज्ञात से उन भास्वर संदेशों को मनुष्य तक लाती है जिनसे उच्चतर ज्ञान का आरंभ होता है। अंतःप्रज्ञा हमें उस वस्तु से अवगत कराती है जो हमारे ज्ञान के परे और परोक्ष है। अंतःप्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट, निर्दोष और विश्वसनीय होता है। अंतःप्रज्ञा और बुद्धि में अंतर निम्नलिखित है। अंतःप्रज्ञा का कार्य है इंद्रिय अतीत ज्ञान का प्रकाश, और बुद्धि का क्या कार्य है? भ्रम का निराकरण करती है वो तो। अंतःप्रज्ञा संश्लेषण का साधन है, एकीकरण करती है, और बुद्धि विश्लेषण का साधन है। अंतःप्रज्ञा वस्तुओं को अखंड और समग्र रूप में देखती है। बुद्धि खंडित और विभक्त वस्तुओं में संबंध स्थापित करती है। अंतःप्रज्ञा और बुद्धि परस्पर पूरक और सहायक है, अतः दोनों के समन्वय से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक, पूर्ण और आदर्श ज्ञान है। अंतःप्रज्ञा की संक्षिप्त व्याख्या से आगे का विवेचन सुगम होगा। क्रोचे द्वारा निर्दिष्ट आत्मा के चारों क्रियाओं के 4 सहसंबंधी शास्त्र हैं: अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना, सौंदर्य शास्त्र, संप्रत्ययन, तर्कशास्त्र, आर्थिक क्रिया, अर्थशास्त्र, नैतिक क्रिया, नीति शास्त्र या आचार शास्त्र। शेष अगले भाग में समझेंगे। धन्यवाद, आपने धैर्य से सुना।